हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे इस आंसर की सेशन में। सिविल सर्विसेज का एग्जाम का जो हम एनालिसिस करें, सो आज हम करेंगे पार्ट 2 यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 से लेके यस। सो आज हम बेसिकली क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक यानी कि 20 क्वेश्चन हम सेट करेंगे। तो आज हम 20 क्वेश्चन करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में हम 20 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज लाइक, मैं क्वेश्चन को एक बार रीड करूंगा, सूरज सर आपको इसका आंसर बताएंगे और थोड़ा सा मतलब और कुछ मेरे को लगेगा कि हाँ इस क्वेश्चन में और कुछ किया जा सकता है और क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट किया जा सकता है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या था, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों। सो लेट्स स्टार्ट दिस थिंग। सो क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कवर कर लिया था। आई गेस वहां तक आपको कोई डाउट कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ठीक है। सो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं। ठीक है सर। ओके। In the Pleistocene period, either the Yamuna once flowed into the Indus. क्या कह रहा है बेटा, इन द प्लेस्टोसीन पीरियड आइदर द यमुना वंस फ्लोड इनटू द इंडस और द सतलज flowed into the Yamuna and one major tributary of either had shifted from Ganga to the Indus or vice versa. ऐसा कुछ हुआ होगा प्लेस्टोसीन पीरियड में, इन्होंने लिखा है। कायदे से देखा जाए तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। अभी तो लग रहा है। अभी देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच आर द फॉलोइंग आर द बेसिस ऑफ द असर्शन। असर्शन बोल रहा है, पहली स्टेटमेंट है, ये कहाँ पे लिखा हो, मतलब ये किसी किताब में लिखा होगा और उस किताब से हमें खुद समझना है, डायरेक्टली लिखा नहीं है, हमें खुद समझना है, इसे असर्शन बोला जाए। तो 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि किस किताब में लिखा होगा जिससे हम ये चीज को असर्शन कर सकते हैं। मतलब थोड़ा हाई लेवल सही लग रहा है। द नदी सूक्ता ऑफ ऋग्वेदा, द एक्सप्लोरेशन ऑफ द सतलज एंड द यमुना बाय रॉबर्ट ब्रूस फोर्ट, the presence of the same species of dolphins in both the Indus and the Ganga river system. Select the answer using the code given below. 1 only, 2 only, 1 and 2 and 3 only. What is the answer to this question? Yes sir, इसका आंसर बताएंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल, कैसे हैं आप सभी। तो ये जो क्वेश्चन है जरा ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया था, सबसे पहले तो क्या है कि ये जो क्वेश्चन है ये हिस्ट्री का क्वेश्चन निकल करके आता है और ये कहीं ना कहीं आईवीसी के टाइम फ्रेम की बात की जाती है। उसके बाद में लेटर वैदिक पीरियड के लेटर वैदिक पीरियड के बारे में बताया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था, की टर्म के बेसिस पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इंडस की बात की गई है, यमुना की बात की गई है, गंगा की बात की गई है और कहीं ना कहीं इसका जो शिफ्ट है वो वाइस वर्सा हमें दिखाया गया है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर 3 गलत है, क्योंकि डॉल्फिन का जो एक प्रेजेंस है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं देखा गया था। और वो कब देखा गया था आप लोगों को क्लास में मैंने बताया है, तो वो कमेंट करके बताइएगा कि कहां से डॉल्फिन की चीजें निकल करके आती हैं। तो ये जो ऑप्शन है ये गलत हो जाता है, तो हमारा जो आंसर है वो सी हो जाएगा। तो बच्चों, तो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following statements on the अमरावती स्तूपा। अब ये अमरावती स्तूपा आपको याद होगा, हमारी सुपर नोट्स की क्लास होती थी ना, हमारी हिस्ट्री की क्लास हुई थी, प्रॉपर 1.5 महीने कायदे से बैठ के आपको पढ़ाया था। तो उसमें मैंने बताया था 3 तरीके के, अगर हम बात करें तो काफी सारे स्तूपा से, जैसे कि हमने सांची स्तूपा सुना था, भरूच स्तूपा सुना था, उनमें एक अमरावती स्तूपा था। ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है अमरावती स्तूपा और उसके रिलीफ सबटेट के बारे में बताइए। पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है, इट इज लोकेटेड इन द लोअर कृष्णा वैली, यानी कि कृष्णा नदी जो है उसकी लोअर वैली में लोकेटेड है, पहली स्टेटमेंट कह रही है। दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है बेटा, भारत में इट इज नेक्स्ट ओनली टू सांची स्तूपा इन साइज, यानी कि सांची स्तूपा के बाद दूसरा बड़ा कोई स्तूपा होगा तो अमरावती स्तूपा हुआ, ऐसा स्टेटमेंट कह रही है। थर्ड स्टेटमेंट कह रही है अमरावती स्कूल ऑफ स्कल्पचर। 3 स्कूल होते हैं ना बेटा, जैसे हमने बोला गांधार स्कूल, मथुरा स्कूल और तीसरा था अमरावती स्कूल। ये जो अमरावती स्कूल ऑफ स्कल्पचर है, इट मेड अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन लेटर साउथ इंडियन स्कल्पचर, यानी कि जो बात के जो साउथ इंडियन स्कल्पचर्स थे, जैसे विसार शैली, द्रविड़ शैली जो थी, उसको इम्पैक्ट करने में ये अमरावती स्कूल ऑफ स्कल्पचर ने और ये अमरावती स्तूपा ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और इसके प्रोडक्ट्स हमको श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिलते हैं। वो एक क्वेश्चन आया था ना सर लास्ट ईयर जो, तो इट वाज लाइक कौन सा, विजयला राजेंद्र चोला से रिलेटेड था। हाँ, तो उसी से रिलेटेड हम कर सकते हैं। तो अब इसके एक बार हम ऑप्शन देख लेते हैं बेटा। ऑप्शन है आपके, हाँ, 1 only, 1 3, 2 and 3 या 1 2 3। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? तो कितना प्यारा क्वेश्चन है, क्योंकि हमेशा यूपीएससी में ये देखा गया है
क्वेश्चन रिलेट करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ में, तो इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो हमारे सामने 3 टर्म निकल करके आ रहा है। अमरावती स्तूपा है, अमरावती स्तूपा है, फिर उसके बाद कृष्ण वैली की बात की गई है और कहीं ना कहीं सांची स्तूपा का भी जिक्र है। और हम तीसरे अगर ऑप्शन पे देखते हैं तो साउथ इंडियन स्कल्पचर जो हमारे सामने निकल करके आता है, जिसको एशिया में साउथ एशिया का जो पार्ट है जो कि कहीं ना कहीं इंडिया, पाकिस्तान, इन सब कंट्रीज को आज के डेट में प्रेजेंट एरा में कवर करता है। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं बताऊं तो जो ऑप्शन है 1, 2, 3 तीनों का तीनों ही यहाँ पर सही निकल करके आता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जहां पे 1, 2 और 3 देखा जाता है। अब हम मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब हम मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब देखो यहाँ से थोड़ा चार, मतलब मैं ये नहीं कह रहा पेपर थोड़ा टफ तो था ही, लेकिन अब हमें कुछ क्वेश्चन थोड़े से इजी भी देखने को मिल रहे हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा, दिस वाज कंपैरेटिवली इजी सर। अगर हम इसकी बात करें, व्हाट डज एन एम्प्टी सीट, ये जो खाली एक सीट होती है ना, इनकी बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी की अगर हम बात करें, यानी कि बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी, यानी कि बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी में यानी कि मूर्ति कला जो बोल सकते हैं, तो उसमें कुछ कुछ चीजें थी, जैसे कि एक पीपल ट्री था, एक हॉर्स था और बहुत सारी, और ये स्तूपा था। तो ये सबकी इंपॉर्टेंस रही थी, ये सब हमने पढ़ा है बेटा। सुपर नोट्स की क्लास में मैंने एक एक चीजें पढ़ाई थी, लेकिन अगर जिस बच्चे ने क्लास में थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा ना सुपर नोट्स की क्लास में, उसने बोला है कि देखो फर्स्ट सरमन की बात की जाए तो वो तो पीपल ट्री से था, संबोधि वृक्ष बोलते हैं बोध गया में, अब गया जी जैसे नाम चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो गया जी में वो जो पीपल ट्री के नीचे बैठ के उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। महापरिनिर्वाण यानी कि महापरिनिर्वाण यानी कि उनकी जो डेथ हुई थी, तो उसकी अगर हम बात करें तो वो हॉर्स से दिखा, सॉरी उनके लिए दिखाते हैं स्तूपा से दिखाया जाता है, स्तूपा से उनको दिखाया जाता है कि हम महापरिनिर्वाण उनको अचीव हुआ है। फिर उसके बाद महाभिनिष्क्रमण यानी कि जब जो गौतम बुद्धा थे जिनका नाम सिद्धार्थ था, जब वो एक राजा के बेटे थे, एक प्रिंस थे, और उन्होंने सब कुछ छोड़ के, 3 चीजों को देख के उन्होंने जब सब कुछ छोड़ दिया, उस टाइम फ्रेम को बुलाया जाता है बेटा महाभिनिष्क्रमण। तो उसको हॉर्स से दर्शाया जाता है। अभी मेडिटेशन ऑफ बुद्धा है ना, ये इकलौता ऑप्शन है जहां पे जो एम्प्टी सीट को दर्शा रहा है, क्योंकि एम्प्टी सीट ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, क्योंकि इन 3 आंसर पता है। इसका आंसर क्या होगा बेटा? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर सीधा होगा। तो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 पे डिस्कस करते हैं। ओके, ये वाला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेज। अब मैं एक्चुअली ये दोनों क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। अभी सर आपको कराएंगे। तो ये वाला क्वेश्चन है, एक बार मैं ये 2 क्वेश्चन मेरे को थोड़ा आनंद इसलिए आ रहा है क्योंकि प्रॉपर हमारी पढ़ाई हुई क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन डायरेक्ट आ गए। ये हमारे सुपर नोट्स में साफ साफ गिवन है। लास्ट क्लास में मैंने शायद एक जो हमारी क्लास हुई थी तो मैंने आपको बताया था कि देखो कहाँ से आया क्वेश्चन। ये भी हमारे सुपर नोट्स का सिंपल सा क्वेश्चन है जो सुपर नोट्स से लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो लेवल 1 में साफ साफ लिखा था, देखा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, यानी कि एंशिएंट मॉडर्न नेम्स ऑफ रिवर्स, यानी कि ये एंशिएंट नेम्स हैं रिवर्स के, यानी कि ऋग्वेदिक नाम है, साफ साफ बोले पे ऋग्वेदिक नाम है, और यहाँ बोला गया है कि मॉडर्न नेम्स है। अब आपको बताना है कौन सा नेम सही है, वित्सत, असिकानी, पारुष्णी, यायावती। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए, देखो मैंने आपको बताया था वित्सत झेलम का होता है, असिकानी चनाब का होता है, पारुष्णी तो पारुष्णी होता है रावी का, और ब्यास का होता है ना, ब्यास का ब्यासपति होता है, यायावती नहीं होता है। ब्यास का होता है ब्यासपति, ब्यासपति को ब्यास बोलते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी 3 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा 14 हो गया ना, ओके। क्वेश्चन नंबर 15 पे मूव करते हैं बेटा। Which of the following pairs of the king and his dynasty in early historical Tamilkam? In early historical Tamilkam, ये जो तमिलकम वर्ड है ना, अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो प्रॉपर ये 12th क्लास की हमारी जो एनसीईआरटी है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, उसमें मेंशन है कि तमिलकम क्या है, ठीक है। इनमें से बोल रहा है कि कौन सा रिलेटेड नहीं है, आप ये नॉट का ध्यान रखना था। सेंगुट्टुवन, चेरा, उदयनचरल, चोला, नेंदु जेलियान, पांड्या, which of the code is correct? 1 and 2, 2, 1 and 3 only, ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करें बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 का, तो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो इसका आंसर होगा बेटा 2 ओनली, यानी कि सेंगुट्टुवन जो है, दिस इज सॉरी नॉट बोला है ना, हाँ ठीक है। तो इसका आंसर होगा 2 ओनली, यानी कि उदयनचरन चोला जो है ना ये गलत है, यानी कि उदयनचरन जो है वो भी चेरा ही है, और सेंगुट्टुवन चेरा है। देखो सेंगुट्टुवन चेरा है, उदयनचरन पांड्या है, लेकिन यहाँ पे चोला लिख रखा है ना, ये चोला नहीं है बेटा, ये चेरा है। यहाँ पे चेरा और चोला में, तो इसका आंसर होगा बेटा 2 ओनली। क्लियर बेटा? ये भी हमने सुपर नोट्स में कवर किया था, मैं ये नहीं कह रहा डायरेक्टली कवर किया है, लेकिन चोला, चेरा, पांड्या तो उसमें बताया था, उदयनचरन क्या है, सेंगुट्टुवन क्या है, तो आपके नोट्स में जो लेवल 1
जिसको आप इग्नोर करते हैं ना लेवल 1, तो क्या फालतू चीजें इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, वहीं से क्वेश्चन है। अब हम मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। 16 क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम एक अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। वो अनाउंसमेंट आप सभी के सामने है कि हमारा एनसीईआरटी का बैच शुरू होने वाला है। 1 जून से बैच शुरू होगा और यहाँ पे आप लोगों को इजी टू रिवाइज रहता है। और इजी टू रिवीजन के साथ में एक बार फिर से मैं बता दूं कि 1 जून से हमारा नया बैच शुरू होने वाला है एनसीईआरटी का, जिसकी कीमत मात्र 3999 आती है। और इसमें क्या देखा जाता है कि हमारे सर के साथ साथ हम लोग भी आप लोगों की क्लासेस लिया करेंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे माइंड मैप्स का भी जो सेगमेंट है वो रखा गया है। इसका मतलब मैप के थ्रू आप लोगों को चीजें दिखाई देंगी जो कि हमारे बेटर अंडरस्टैंडिंग को हमारी चीजें बढ़ाती है। अब हम दोबारा एक बार टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा टॉपिक ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द फॉरवर्ड ब्लॉक बाय सुभाष चंद्र बोस इन 1939। 1939 तो देखो होता क्या है कि अगर हम हमारे हिस्ट्री की बात करें तो हमारे हिस्ट्री में डेट्स का इतना ज्यादा रोल नहीं होता है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं जो फ्रेम है, टाइम फ्रेम है, उस टाइम फ्रेम को हमें याद रखने की जरूरत रहती है कि हाँ इस टाइम में हमारे साथ क्या हुआ था। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर बोस फेल्ड टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ द महात्मा गांधी, बिल्कुल सही है। द कांग्रेस लेफ्ट was disunited and failed to support the Bose, ये भी सही निकल करके आता है। The communist did not support Bose in his adventure, या फिर आप कह सकते हैं कि endeavors. The supporters of the M.N. Roy, socialist leader like the Jayaprakash Narayan preferred Congress unity to the supporting Bose. देखिए पहला दूसरा तो है कि बिल्कुल ये सही निकल करके आ रहा है। तीसरे की अगर मैं बात करूं तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे सामने गलत है, क्योंकि हमारे पास बोस के पास में एक इंडीड नंबर ऑफ मास हुआ करते थे। इसका मतलब क्या है कि उनकी चीजों में हर कोई सपोर्ट किया करते थे। तो यहाँ पर जो इसका आंसर निकल करके आता है वो 1, 2 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे टिक होता है। क्लियर है? इसके बाद हम अगले सवाल की तरफ जाते हैं। अगले सवाल में क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ब्रिटिश पॉलिसी इन अवध इमीडिएटली आफ्टर इट्स एनेक्सेशन इन 1856। तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो तालुकदार, मुझे याद है कि कल 10 क्वेश्चन में भी मैंने आप लोगों को तालुकदार के बारे में बताया था कि किस तरीके से हमारे सामने चीजें निकल करके आती हैं। तो यहाँ पर तालुकदार के बारे में जब भी बात होती है तो रेवेन्यू के बारे में बात होगी। तो रेवेन्यू से जो भी स्टेटमेंट रहता है तो यानी कि पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरे पे जाते हैं द ब्रिटिश बिलीव्ड इन टेकिंग रेवेन्यू डायरेक्टली फ्रॉम द पीजेंट्स बाय द रिमूविंग द तालुकदार। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। तो हमारे सामने ऑप्शन सी क्लियर और कट यहाँ पे दिखाई देता है। किसी के भी मन में कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो पूछिएगा और कमेंट करके अपने रिव्यूज को हमें बताते जाइएगा। आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने 18 नंबर क्वेश्चन आता है। आई होप अब तक किसी के भी मन में कोई भी डाउट नहीं होगा। तो कंसीडर द फॉलोइंग असर्टेशन, यहाँ हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है और किस पे हमें चर्चा करने की जरूरत है। तो यहाँ पे क्या देखा जाता है, अगर हम की टर्म पे बात करें तो ये जलियांवाला बाग के टाइम की बात है, 1919 की बात हो रही है। यहाँ पे क्या देखा जाता है कि मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था और उसके बारे में चीजें दिखी हैं। रिफॉर्म्स रिटेन एंड एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरल्स, यहाँ पे बिल्कुल सही कहा गया है क्योंकि इलेक्शन की मांग की गई थी, चीजें हमारे सामने आगे बढ़ी थी। सेपरेट इलेक्टोरेट्स वर सपोज टू काउंटर इंडियन नेशनलिज्म व्हिच वाज ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर, डेफिनेटली, क्योंकि आफ्टर द जलियांवाला बाग का जो कांड हुआ था उसके बाद एक हमारा जो भारत है वो एक यूनिटी की फॉर्म में दिखाई दिया गया था और सारे भारतीय एक साथ इकट्ठा हो रहे थे कि अब हमें लड़ना है अंग्रेजों के खिलाफ। डिप्राइव्ड क्लासेस रेल्ड अराउंड द फेवर्स इनहेरिटेड इन द सेपरेट इलेक्टोरेट्स। डिप्राइव्ड क्लास क्या होता है, जो समाज में जिस सोसाइटी को हम उसका दर्जा नहीं देते हैं तो उसको हम डिप्राइव्ड सोसाइटी कहते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन के बारे में बताऊं तो इस क्वेश्चन में तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है। तो हमारा जो ऑप्शन निकल करके आता है वो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 1, 2, 3
यहाँ पे सही होता है। क्लियर है? 19 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें पंडित मल्लिका। अब बच्चों मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पे। वैसे सर ने काफी अच्छे से समझाया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 पे मूव करें तो पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर द फेमस क्लासिकल सिंगर फ्रॉम कर्नाटका रिप्रेजेंटेड विद घराना। अब देखो कल्चर से क्वेश्चन आया है, कल्चर में भी म्यूजिक से क्वेश्चन आया है और म्यूजिक में भी घराने से क्वेश्चन आया है। मतलब क्या दिमाग लगाया यूपीएससी ने भाई, क्या दिमाग लगाया। यानी कि पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर किस घराने से रिलेटेड है? आगरा घराना, ग्वालियर घराना, पटियाला घराना, जयपुर अतरौली घराना। ठीक है, अब देखो इसका आंसर अगर हम बात करें, इसका आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर इसका होगा जयपुर अतरौली घराना। जयपुर अतरौली घराना इसका आंसर है। लेकिन कई कई जगह पे सोर्सेज में आगरा घराना वो भी मल्लिकार्जुन मंसूर से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। इसका देखो एक रीजन हो सकता है। इसका एक रीजन क्या हो सकता है? देखो ग्वालियर अगर हम बात करें, जयपुर जो है, जयपुर इज नॉट वेरी फार फ्रॉम आगरा। ये एक तरीके से बोल सकते हैं कि 3 इंपॉर्टेंट शहर हुआ करते थे, एक दिल्ली, जयपुर और आगरा, मतलब ग्लोबल कल्चर के लिए। तो हो सकता है शायद जयपुर कहीं ना कहीं आगरा से जुड़ा हो, लेकिन जयपुर अतरौली घराना इज राइट द आंसर। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या होगा? सी। अब हम मूव करते हैं बेटा हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, इन विच अमंग द फॉलोइंग टेक्स्ट डज द टर्म क्षेत्र पत्नी मिस्ट्रेस ऑफ द फील्ड ओरिजिनेट। यानी कि क्षेत्र पत्नी, क्षेत्र की पत्नी, ये शब्द आपको कहां देखने में मिलता है? अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है। मैंने आपको ये सारे वेद पढ़ाए थे, कौन सा वेद है, क्या क्या चीज आपको बताई थी। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे ऋग्वेद दिखा है, अथर्ववेद दिखा है, अष्टाध्यायी लिखा है और अर्थशास्त्र लिखा है। अष्टाध्यायी किसने लिखी थी बेटा? पाणिनि ने। अष्टाध्यायी क्या है? संस्कृत ग्रामर है। ठीक है, तो मतलब क्षेत्र पत्नी ऐसा कुछ वर्ड, मतलब संस्कृत ग्रामर में इस तरह के वर्ड होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मैं थोड़ा एलिमिनेट करके देखें। ठीक है, अब आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद में मैंने कहा कि किस तरीके से जैसे कहते हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, उसकी बात है। तो क्षेत्र पत्नी भी ऐसा नहीं, इट इज रिलेटेड टू सम, कोई काम से रिलेटेड है, यानी कि कोई हम कर्म जो कर रहे हैं उससे रिलेटेड है, क्षेत्र पत्नी वर्ड है। तो या तो अथर्ववेद इसका आंसर होगा या अर्थशास्त्र होगा। अर्थशास्त्र में इसका आंसर आई गेस अथर्ववेद। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें ना क्षेत्र पत्नी की, तो अथर्ववेद में भी इसका आंसर नहीं, क्षेत्र पत्नी इसका आंसर है बेटा अर्थशास्त्र। क्षेत्र पत्नी इसका आंसर क्या है बेटा? डी, अर्थशास्त्र इज द राइट आंसर। समझ में आ गया बेटा? मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि पेपर कोई बहुत ज्यादा इजी है या फिर ऐसा हो जाएगा या पेपर बहुत ज्यादा टफ है। यहाँ पे ना थोड़ा सा लॉजिक लग रहा है। अगर आप घबराओगे नहीं, अगर आप बिल्कुल कूल माइंड से पेपर दोगे तो आप मतलब इस पेपर में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, ऑप्शन बाद में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। अब यहाँ से बेटा हम एनवायरमेंट स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से क्या स्टार्ट हो गया? एनवायरमेंट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू इंडियाज रिस्पॉन्स। यानी कि क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए इंडिया का क्या रिस्पॉन्स रहा है बेटा? India's long-term low emission development strategy LETS I think अभी recently sign हुआ है long term low emission development strategy recently, मतलब 1-2 साल पहले। ये एक crucial tool है for achieving net zero emissions by 2070। पहली स्टेटमेंट ये कह रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? India's fourth biennial update report जो कि दिसंबर 2024 में सबमिट की गई थी, उसने रिकॉर्ड किया है 8% डिक्रीज इन ग्रीन हाउस गैस एमिशन इन 2020 ओवर 2019। यानी कि 2019 के मुकाबले 2020 में ग्रीन हाउस गैस में 8% की डिक्रीमेंट देखी गई है, यानी कि कमी देखी गई है। क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट, यानी कि क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट जो होगा वो इट इज नेसेसरली डिपेंड्स ऑन, यानी कि वो नेसेसरली वो क्विक और शॉर्ट टर्म अचीवमेंट ऑफ एमिशन रिडक्शन टारगेट्स पे डिपेंड करेगा। ये 3 स्टेटमेंट है। अब बताना है इसका आंसर क्या है बेटा? ऑप्शन देखते हैं बेटा। ऑप्शन से बेटा, अब ये पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट आई गेस आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, स्टेटमेंट 1 इज एम्पिरिकल, यानी कि स्टेटमेंट 1 जो है वो स्टेटमेंट 2 को सपोर्ट कर रही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रही है बेटा? दूसरा स्टेटमेंट है स्टेटमेंट 3 जो है वो स्टेटमेंट 1 की जो अप्रोच है उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है बेटा? स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3 टुगेदर, यानी कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 जो है टुगेदर ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के प्रमाइस को सेट कर रही है। इसका आंसर क्या होगा बेटा? सिलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, 1 ओनली, 1 एंड 2, 2 एंड 3 या 3 ओनली। इसका आंसर क्या होगा बेटा? इसका आंसर होगा बेटा 2 एंड 3। इसका आंसर क्या होगा बेटा? 2 एंड 3 इज द राइट आंसर, यानी कि पहला स्टेटमेंट ये, लेकिन दूसरा और तीसरा इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा? ओके, अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आगे देखो बेटा, वेस्टर्न हुलॉग गिब्बन्स। अब कोई बता सकता है हुलॉग गिब्बन कहाँ पाए जाते हैं? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वो आई थिंक शंकर आइस की बुक आती है ना, तो उसमें अलग अलग है, तो बहुत कई बार सुना है।
हुलॉक गिबन आई थिंक शायद ये पहले भी आ चुका है कहीं ना कहीं, मेरे को यूपीएससी में शायद आया चुका है। तो हुलॉक गिबन की बात करें तो ये नॉर्थ ईस्ट में मिलता है, मेजरली असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, उसके आसपास में, ठीक है। एक सेंचुरी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इज होम टू दिस एप स्पीशीज, और जो कि इंडेंजर्ड है IUCN की रेड लिस्ट। यानी कि क्या कह रहा है ये स्टेट, मतलब ये वेस्टर्न हुलॉक गिविंग नॉर्थ ईस्ट में एक सेंचुरी लोकेटेड है इसके लिए, और ये IUCN की कैटेगरी में इंडेंजर्ड आती है। दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है, दे हैव स्पेशलाइज्ड ब्रांचिएशन एंड कैन इजीली स्विंग बिटवीन ट्रीज, यानी कि इनका स्पेशल ब्रांचिएशन होता है, यानी कि कुछ मतलब, और वो आसान एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे आसान से स्विंग कर सकते हैं। कार्टून में देखा होगा ना, बंदर इधर से उधर भाग रहे हैं, नॉर्मल बंदर, ठीक है। दे पॉसेस, उनका एक स्ट्रॉन्ग और हैवी बिल्ड होता है, यानी कि गोरिल्लास की तरह बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ट्री क्लाइंबर्स होते हैं, यानी कि गोरिल्ला की तरह स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन बहुत तेजी फुर्ती होती है। ऑप्शन देखते हैं बेटा, 1 only, 1 and 2, 2 and 3 या 3 only. What is the answer to this question? So the answer to this question is 1 and 2. Answer to this question is 1 and 2. पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी स्टेटमेंट सही है, तीसरी स्टेटमेंट गलत है। तो यानी कि अगर हम पूरा पेपर अभी तक जितना भी हमने एनालाइज किया, तो यार हमें एक बात समझ में आ रही है कि पेपर जो है इट इज टफ। मैं ये नहीं कह रहा पेपर टफ नहीं है, पेपर टफ है, लेकिन यहाँ पर ना सबसे इंपॉर्टेंट है आपको काम रह के अगर आप ऑप्शंस को पढ़ोगे तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते। अब देखो एक क्वेश्चन पे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात करें, which of the following best explains the rationale for protecting mangrove ecosystem, यानी कि मैनग्रोव इकोसिस्टम के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। आपको याद है ना, एनवायरनमेंट की हमने सुपर नोट्स किए थे, एनवायरनमेंट के सुपर नोट्स मैंने आपको बताया था मैनग्रोव क्या होता है, न्यूमेटोफोर्स क्या होता है, मैंने सारी चीजें पढ़ा रखी हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा डायरेक्टली क्वेश्चन है, लेकिन आप उस लॉजिक का अगर उस समय आपने क्लास में ध्यान दिया होता तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। कैसे देखते हैं बेटा, मैनग्रोव्स रिड्यूस टाइडल एनर्जी एंड स्टोर फ्रेश वाटर, यानी कि मैनग्रोव्स होते हैं टाइडल एनर्जी को कम करते हैं और फ्रेश वाटर को स्टोर करते हैं, इसलिए उनको पैडी कल्टीवेशन में, यानी कि जो सलाइन एरिया होता है ना जहाँ पे खारन पानी ज्यादा होता है, तो वहाँ पैडी कल्टीवेशन थोड़ा आसान हो जाता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल सुंदरबन है वेस्ट बंगाल में, वहां पे जाओ तो पैडी कल्टीवेशन होता है, वो मैनग्रोव्स ही तो है, ठीक है। देयर सॉल्ट सेंसिटिव रूट्स फिल्टर सी वाटर, यानी कि उनकी जो सॉल्ट सेंसिटिव रूट्स होती है वो सी वाटर को फिल्टर करते हैं, और मैनग्रोव्स को कन्वर्टिंग कोस्टल लैंड इनटू फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, यानी कि कोस्टल लैंड को फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर में कन्वर्ट कर देती है, ऐसा कह रहा है। अभी आते हैं तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, बाय विथस्टैंडिंग टाइडल सर्जेस एंड ऑफरिंग बायोमास रिसोर्सेज मैनग्रोव्स फंक्शन बोथ एज नेचुरल बायोशील्ड्स एंड लाइवलीहुड बेसिस फॉर रूरल कम्युनिटीज। इसका आंसर अगर हम बात करें तो आई गेस इसका आंसर सर, इसका आंसर होगा बेटा 3 ओनली। इसका आंसर क्या होगा बेटा, 3 ओनली इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, तो पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी स्टेटमेंट गलत है, थर्ड इज द राइट आंसर। अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। इन व्हाट वे डज द विजनजम इंटरनेशनल सीपोर्ट, अभी हम बात करें तो विजनजम एक इंटरनेशनल सीपोर्ट बनाया गया है, मतलब विजनजम कहाँ पे लोकेटेड है, केरला में। ये पूछा ही उन्होंने देखो केरला यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो विजनजम एयरपोर्ट केरला में लोकेटेड है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। वो इंडिया के स्ट्रक्चरल शिफ्ट है, मैरीटाइम ट्रेड और लॉजिस्टिक्स में एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट के रूप में देखा जाएगा बेटा। कैसे, बाय फंक्शनिंग एक्सक्लूसिवली एज अ डोमेस्टिक कार्गो हब, ये एक डोमेस्टिक कार्गो हब के रूप में काम करेगा, और टू रिड्यूस रिलायंस ऑन कोस्टल शिपिंग एंड एलिमिनेट द नीड फॉर फॉरेन कोलैबोरेशन, यानी कि फॉरेन कोलैबोरेशन की जो नीड है उसको खत्म कर देगा। दूसरे स्टेटमेंट क्या कह रहा है, बाय फोकसिंग प्राइमरली ऑन पैसेंजर क्रूज टूरिज्म एंड हेरिटेज शिपिंग टू इंक्रीज केरला's प्रोफाइल एज अ मैरीटाइम हेरिटेज डेस्टिनेशन। और तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है बेटा, बाय लेवरेजिंग इट्स नेचुरल डीप ड्राफ्ट एंड स्ट्रेटेजिक लोकेशन टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स, एनहांस रेवेन्यू रिटेंशन एंड रिपोजिशन इंडिया इन रीजनल मैरीटाइम ट्रेड। तो अगर हम इसकी बात करें तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, एक्सक्लूसिवली डोमेस्टिक बोल दिया, और एलिमिनेट एकदम एलिमिनेट ही कर देगा, बड़ी खतरनाक बात बोल दी है। और जबकि है वो मतलब इंटरनेशनल सीपोर्ट है, नाम में लिखा हुआ इंटरनेशनल सीपोर्ट है, तो डोमेस्टिक कैसे हो जाएगा। पहली ऑप्शन रिलेट करो 2 and 3 है, तो इसका आंसर 2 and 3 इज द राइट आंसर। क्लियर बेटा, ओके। अब हम आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 25। आपको एक रिवर के बारे में 4 स्टेटमेंट दिया, आपको बताना है रिवर कौन सी है। पहली बात, एक रिवर है उसके बारे में बता रहा है, ये एक एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम है, यानी कि ये जो रिवर है ये एंटीसीडेंट यानी कि पूर्वावर्ती, एंटीसीडेंट पूर्वावर्ती नदी है। ये 3 कंट्री से होकर गुजरती है, 3 देशों से होकर गुजरती है। ये तिब्बतन प्लेट्यू, जो तिब्बतन प्लेट्यू वहां पे ओरिजिनेट होती है, और ये इरिगेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
और ये किसी भी तरीके की कोई ट्रिब्यूटरीज फॉर्म नहीं करती। ये 4 फीचर्स हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? ब्रह्मपुत्र होगा, इंडस होगा, सतलुज होगा, तीसरा होगा। इसका आंसर होगा बेटा सतलज। इसका आंसर क्या होगा बेटा? सतलज इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो इंडियन स्टेट्स के संदर्भ में आपको बताना है, मतलब ठीक है, आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। उत्तर प्रदेश जो है अपनी बाउंड्री हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडियन स्टेट्स से शेयर करते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश जो है, यानी कि उत्तर प्रदेश है बाकी देशों के मतलब बाकी स्टेट्स के कंपेयर में सबसे ज्यादा स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। उत्तर प्रदेश है भी मतलब काफी बड़ा स्टेट, पॉपुलेशन वाइज तो बड़ा है लेकिन एरिया वाइज सबसे बड़ा राजस्थान है। बेसिक फैक्ट आपको पता है। दूसरा स्टेट में क्या कह रहा है? राजस्थान जो है अपना लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है ऑल इंडियन स्टेट, यानी कि बाकी इंडियन स्टेट्स के कंपेयर में राजस्थान ऑल इंडियन स्टेट्स के कंपेयर में एक सबसे बड़ा अपना बॉर्डर शेयर करता है। सिक्किम इकलौता ऐसा स्टेट है, ओनली स्टेट दैट शेयर्स बाउंड्री विद जस्ट वन अदर इंडियन स्टेट। तो क्वेश्चन नंबर 3 आंसर क्या होगा बेटा? क्वेश्चन नंबर 26 आंसर क्या होगा? 1 ओनली, 1 and 2, 2 and 3 या 3 ओनली? तो इसका आंसर होगा बेटा 1 and 2 इज द राइट आंसर। इसका आंसर क्या होगा बेटा? क्वेश्चन नंबर 26 का 1 and 2 इज द राइट आंसर। अब हम मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 27। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, which of the following statements with regarding the arrival of Amur falcons at Doyang Lake in Nagaland? नागालैंड में एक लेक है जिसका नाम है डोयांग लेक। डोयांग लेक नागालैंड में अमूर फाल्कन्स जो आते हैं तो उसके संदर्भ में, जो कि हर साल मंगोलिया से आते हैं। कहां से आते हैं? मंगोलिया से आते हैं। बताइए इनमें से कौन सी? पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं फिर ऑप्शंस बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा सा स्कोप। ठीक है, ओके, ऑप्शंस भी ठीक है। सबसे पहली चीज, इट showcases how sustained local conservation efforts can contribute to the arrival and protection of international migratory birds. International migratory, उनका arrival और उनका protection, ठीक है। It reflects the global success of advanced tracking technologies that guide migratory birds back to their stop over sites, यानी कि एक इतनी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई कि भाई वो जहां से आई हैं और यहाँ तक आई हैं उसकी जो भी उनके आने जाने का जो तरीका है उसको प्रॉपर तरीके से ट्रैक किया जा रहा है। तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इट कंफर्म्स दैट अमूर फैल्कन्स हैव अडैप्टेड टू परमानेंट रेजिडेंसी इन इंडिया ड्यू टू फेवरेबल क्लाइमेट चेंज, यानी कि ये दिखा रहा है कि इंडिया में वो परमानेंटली रेजिडेंट हो गई हैं ड्यू टू फेवरेबल हैबिटेट चेंजेस। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या होगा बेटा? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा बेटा 1 ओनली। दूसरी स्टेटमेंट भी गलत है और दूसरी स्टेटमेंट, तीसरी और दूसरी स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट इज द राइट, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर होगा बेटा 1 ओनली। ठीक है, सो अब आ जाता है बेटा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, which among the following is are the objective of rainfed area development program, यानी कि rainfed area development initiative जो है, जो कि नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर आता है, उसमें से बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है। ये मोनोकल्चर को इंकरेज करता है रेनफेड एरिया में, यानी कि जहाँ पे बारिश वगैरह जो होती है ना, तो वहाँ पे मोनोकल्चर को इंकरेज करता है। ये राइस कल्टीवेशन को बढ़ाता है इरिगेटेड रीजन्स में, और ये प्रोडक्टिविटी को एनहांस करता है और मिनिमाइज करता है क्लाइमेट रिस्क थ्रू इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर रहा है और क्लाइमेट रिस्क को मिनिमाइज कर रहा है थ्रू इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ए 1 ओनली, 1 and 2, 2 and 3 या 3 ओनली? क्या होगा इसका आंसर बेटा? तो इसका आंसर होगा बेटा 3 ओनली इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 30 सर आपको बताएंगे। सर तो क्वेश्चन नंबर 29 में अगर देखा जाता है, यहाँ पर एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, which of the following is or are the most significant implementation of obtaining OK tax certification for the Eri silk in the global textile industry? Option number 1 है, it allows Indian exporters to compete in the high-end markets that prioritize chemical free products. क्लियर है? दूसरे पर अगर हम देखें तो यहाँ पे it confirm the Eri silk meets international safety and environmental and quality standards, enabling its entry into the premium eco-conscious market. तो अगर इसके ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो हमारे सामने जो दोनों ही ऑप्शन है ये सही है, तो हमारा जो सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी यानी 1 और 2 सही इसका आंसर निकल करके
30th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से आया हुआ है और इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमारे सामने क्या देखा जाता है कि शिप्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव टू क्रॉस द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज टू रीच आउट द इंडियन ओशियन। अगर इसके अगर ऑप्शन की अगर बात करूं तो ऑप्शन में हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो करेक्ट आंसर निकल करके आता है ये हमारे सामने 1 और 3 का आंसर, यानी कि रहन और कतार का जो ऑप्शन है ये हमारे सामने इज द राइट आंसर। क्लियर है? ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। अब हम मिलेंगे आपसे थोड़ी देर में, पार्ट 3 में हम मिलते हैं। तो 20-20 क्वेश्चन का सेट रखते हैं, थोड़ा प्रॉपर तरीके से हम आपको क्वेश्चन को बता रहे हैं, इनका आंसर्स क्या है, प्रॉपर इनकी एक्सप्लेनेशन मिल रही है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट सेशन से पहले एक अनाउंसमेंट फिर से कर देते हैं एक बार और एक बार फिर से मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ आपके लिए कि हमारी माइंड मैप्स वाली एनसीईआरटी क्लास है। क्योंकि अभी जब आप क्वेश्चन देख रहे होंगे तो आपको एक चीज तो समझ में आ रही होगी कि सर क्वेश्चन बहुत ज्यादा रैंडम आ रहे हैं, बहुत ज्यादा पता नहीं कहाँ से सोर्स आ रहा है, लेकिन एक चीज जो कांस्टेंट है वो है एनसीईआरटी का बेस। अगर आपका एनसीईआरटी का बेस अच्छा है, स्ट्रांग है, तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके लिए हमारी माइंड मैप्स वाली एनसीईआरटी क्लास बाय ओजांक आईएएस शुरू होने वाली है। मैं सूरज सर हम सब मिलकर आपको पढ़ाएंगे। प्रॉपर एनसीईआरटी का पूरा कवरेज रहेगा, इजी टू रिवाइज फॉर्मेट में रहेगा। आपको माइंड मैप्स की पीडीएफ्स भी मिलेंगी, आपको प्रैक्टिस सेशंस भी मिलेंगे, आपके लिए लाइव क्लासेस रहेगी और लिमिटेड टाइम ऑफर है बेटा। 10,000 की फीस है इसकी फीस की अगर हम बात करें, इसकी फीस 10,000 है, लेकिन लिमिटेड टाइम ऑफर है। 3,999 इसका ऑफर है। आप जल्दी से जल्दी इस ऑफर को एनरोल कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से एनसीईआरटी वाली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा।